हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज हम अपने इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक एक्सटर्नल सोर्सेज। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिक्रूटमेंट, राइट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें एक टॉपिक मैंने कल कंप्लीट किया था और उस टॉपिक का नाम था इंटरनल सोर्सेज। क्या नाम था? इंटरनल सोर्सेज। फिलहाल आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले एक्सटर्नल सोर्सेज। देखो, ये टॉपिक्स आपको लर्न कैसे करना है। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, कुछ मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस दिए थे, कुछ मैंने आपको मूवीज के एग्जांपल दिए थे। आपको करना क्या है, जब भी आप टॉपिक्स पढ़ते हो ना, तो वो एग्जांपल्स को माइंड में रखो। ठीक है? और एग्जांपल्स माइंड में रखना ज्यादा आसान होता है रेदर देन पूरे कंसेप्ट को, यानी पूरे टॉपिक को लर्न करना। तो जब आप एग्जांपल्स को माइंड में रखते हो तो आपको कंसेप्ट लर्न करने और समझने में आसान हो जाता है। ठीक है? क्लियर है? और उम्मीद करता हूँ कि ये टेक्निक सभी बच्चों को पसंद आ रही होगी। किसी को फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हो उस बात को। ओके? तो अगर क्लास अगर आपको अच्छी लगती है, स्टार्ट कर रहा हूँ फिलहाल क्लास, टेंशन नहीं लो, लेकिन पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर क्लास अच्छी लगे तो डेफिनेटली क्लास को क्या करोगे, आप लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। 70 to 80% स्टूडेंट्स वो होते हैं जो क्लास रेगुलर देखते तो हैं पर क्लास सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दो तो मैं कहाँ से कहाँ चैनल जो है वो पहुंच जाएगा, कितने बच्चों का बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीजें है ना वाया वाया होकर पहुंचती हैं। राइट? और या तो मैं ये करूँ भाई, मैं प्रमोशन करूँ, तो प्रमोशन करने के लिए भाई बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती है। तो फिलहाल हम इसको साइड में रखते हैं, टॉपिक पे ही आ जाते हैं, जाने दो, बहुत दुख होता है यार। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका थ्रू एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट में कैसे है, समझो ध्यान से इसको। पहले मैं आपको वो चार्ट दिखा देता हूँ, इसमें सारे पॉइंट्स ऐड हैं। यहाँ पे देखो, तो एक्सटर्नल का मतलब मैंने क्या समझाया था कि ऐसी चीजें जो हमें, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हमें बाहर से मिलते हैं, ना कि हमारी कंपनी के अंदर से। तो अब टॉपिक ये है कि आप इसको याद कैसे करोगे। तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है एडवर्टाइजमेंट करके। राइट? एडवर्टाइजमेंट करने के अलग अलग ऑप्शन है, मैं वो आपको समझाऊंगा कैसे हैं। फिर है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये भी पढ़ेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड यूनियंस, राइट। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉबर्स। फिर है रिक्रूटमेंट एट द गेट, एंड द लास्ट वन इज द मॉडर्न मेथड। टोटल आपके पास कितने पॉइंट्स है? टोटल 7 पॉइंट्स, राइट। कितने पॉइंट्स है? टोटल 7 पॉइंट्स है। ईच एंड एवरी पॉइंट हम चलते हैं क्लास में, स्टडी करते हैं और समझते हैं कि क्या है इसमें। तो सबसे पहला हम कौन सा टॉपिक स्टडी करेंगे? सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा थ्रू एडवर्टाइजमेंट। अब देखो, एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जिन भी स्कूलों, कॉलेज, अगर आप अभी 12th में हो या हो सकता है आप आगे की पढ़ाई करो और ये आपको टॉपिक समझदार आप देख रहे हो, तो नहीं भी हो तो कभी भी न्यूज़पेपर में देखना। तो न्यूज़पेपर में ना क्लासिफाइड करके ऑप्शन होता है, स्पेशली अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो जो न्यूज़पेपर यहाँ पे होते हैं ना, वहां में एक क्लासिफाइड करके पेज होता है। ठीक है? इस क्लासिफाइड पेज में क्या होता है, अलग अलग टाइप्स की जो जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं या जो जॉब होते हैं उनके एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे समझो, इट इज एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव फॉर रिक्रूटमेंट। क्या है? इट इज एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव फॉर रिक्रूटमेंट। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। जैसा देखो मैंने क्लियरली बोला कि न्यूज़पेपर्स में होता है, बिजनेस जर्नल्स में होता है, बहुत सारे है ना, मंथली हो गए, वीकली हो गए, जर्नल्स आते हैं, और पीरियोडिकल्स फॉर स्पेसिफिक पोस्ट, और कुछ पोस्ट के लिए पीरियोडिकल्स आते हैं। तो तीन चीजें आपको बोला है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड थ्रू न्यूज़पेपर, जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स। क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दीज, कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई ऑनलाइन आफ्टर सीइंग द एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट, टीवी और वेबसाइट्स। फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं कि इन सारी चीजों के थ्रू, ये लेटेस्ट वाले हैं, जो मॉडर्न है ना, 7वां पॉइंट नहीं था मॉडर्न वाला, तो ये जो मॉडर्न तरीके हैं ये वो आता है। हमारा जो ट्रेडिशनल वे है, ट्रेडिशनल बोलता है न्यूज़पेपर में देख लो, बिजनेस जर्नल्स में देख लो, और पीरियोडिकल्स में। जो मॉडर्न है, मॉडर्न बोलता है इंटरनेट के थ्रू एंड वेबसाइट्स के थ्रू। क्लियर है? तो आपको याद रखना है, इट इज एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव फॉर रिक्रूटमेंट। एप्लीकेशंस इनवाइटेड थ्रू, कैसे इनवाइट करना है? थ्रू न्यूज़पेपर, business journals and periodicals, right? Even they can, apart from this, right, even they can apply through the internet, TV and websites. Clear है? Now a large number of applicants, a large number of applications can be received from distant कॉर्नर ऑफ द कंट्री। देखो सिचुएशंस क्या होता है, जब न्यूज़पेपर्स में आते हैं, जर्नल्स में आते हैं, या इंटरनेट, टीवी, वेबसाइट्स पे आते हैं, तो बेनिफिट क्या होता है कि जैसे जो आसपास नहीं, जो दूर दूर तक रहने वाले लोग हैं ना, वो लोग भी अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, आप सर्च करेंगे तो अक्सर दिखाई देगा कि आपको कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट जॉब निकलती है, चाहे वो यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, कहीं भी हो। तो कोई भी बच्चे जहां भी रहते हो वहां से वो ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। राइट? सो अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन कैन बी रिसीव्ड। सो बेनिफिट क्या होता है ऐसे एडवर्टाइजमेंट का, कि लार्ज नंबर एप्लीकेशन मिल जाते हैं, एंड राइट कैंडिडेट कैन बी सिलेक्टेड बाय दिस मेथड। और सिचुएशन क्या है, जब ज्यादा नंबर के होंगे तो अपने हिसाब से जो हमें सही लगेगा हम बेस्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन क्या था? थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में तरीके तीन है। पहला जो हमारा
ट्रेडिशनल मेथड है न्यूज़पेपर, बिजनेस एंड पीरियोडिकल्स, बिजनेस जर्नल्स, एंड जो मॉडर्न है, मॉडर्न में 3 है, इंटरनेट, टीवी और वेबसाइट्स। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। क्या है? थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जैसे मैं अभी बताऊं आपको, अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होता है, प्राइवेट वाली भी बहुत सारे हैं। तो वहां पे आपको करना क्या होता है, वहां पे आपको क्वालिफिकेशंस का, ठीक है, आपको वहां पे क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होती है। क्या देनी होती है? क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होती है। ऐसे समझो, अपना एक सीवी सबमिट करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है? अपना एक सीवी, रेज्यूमे, बायोडेटा, जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो, वो आपको सबमिट करना होता है। फिर होता क्या है कि अगर उनके पास रिक्वायरमेंट आती है कि भाई हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, तो वो आपका नाम वहां पे फॉरवर्ड कर देते हैं। क्लियर है? स्पेशली गवर्नमेंट में है, बहुत सारी वेबसाइट्स है, वेबसाइट नहीं, सॉरी सॉरी, गवर्नमेंट की एजेंसीज है, जहां पे आप जाके अपना 18 प्लस जब आप हो जाते हो, 18 साल के ऊपर, तो अपनी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जॉब के लिए आप वहां पे अपना डिटेल लिखवा सकते हो। क्लियर है इतना? अब एक बार रीड करते हैं। Public and private employment exchange prepare a list of prospective candidates who are unemployed and in search of jobs। इसका रीजन क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको पता ही नहीं चलता है कि भाई जॉब कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिट्स है कि वो लोग जाके क्या कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो अनएम्प्लॉयड है, जॉब की सर्च कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वो रास्ता दिखाते हैं। कौन? पब्लिक एंड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। क्लियर है? नाउ कीपिंग इन माइंड देयर डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, जैसा मैंने बोला ना, अपना डिटेल सबमिट करना पड़ता है। तो क्या क्या हो सकता है? नेम, एड्रेस, qualification, experience, skill, etc. The employment exchange provides a list of such a qualified but unemployed candidate as and when asked for by business enterprises। और जो बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं, वो लोग इनको कांटेक्ट करते हैं, भाई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में हमको ऐसे लोगों की जरूरत है, तो क्या भाई आपके पास ऐसे लोग हैं? तो ये उनके पास जो लिस्ट होगी, वो लिस्ट इनको सबमिट कर देंगे, और उस लिस्ट में वो लोग देखेंगे कि भाई हाँ हमारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, तो उनको बुला देंगे बच्चों को, मतलब जो भी अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स होते हैं उनको क्या करेंगे, वो लोग बुला लेंगे। क्लियर है? तो इस पैराग्राफ को वापस में रीड करता हूं। कीपिंग इन माइंड देयर डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, एक्सेट्रा, द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ सच क्वालिफाइड। क्या करता है? लिस्ट प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? बार टू द बिजनेस एंटरप्राइज। जब भी उनको वो लोग मांगेंगे, हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। एंड दे मे सॉरी दे देन मे सिलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम दिस लिस्ट। और फिर जब उन्हें लगेगा, तो अपने अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट्स होंगे, सुटेबल कैंडिडेट्स होंगे, उसको वो लोग क्या कर लेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है इतना? बात समझ में आया? सो नंबर 1 क्या था? नंबर 1 था एडवर्टाइजमेंट। नंबर 1 क्या था? एडवर्टाइजमेंट। नंबर 2 क्या था? एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। याद रखना, नंबर 1 है एडवर्टाइजमेंट, नंबर 2 क्या है? एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। ओके, नंबर 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। नंबर 3 क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये टॉपिक में पढ़ाऊं, उसकी पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ लिखता हूँ, याद करना, अगर कुछ याद आता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं किसकी बात कर रहा था। अगर याद आए तो डेफिनेटली कमेंट करना इस बात को। फिलहाल मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ टॉपिक। देखो, 3 इडियट्स, मैं आगे बढ़ता हूँ। जिन बच्चों को याद आ रहा है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, चलो अभी पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है। मेनी इंटरप्राइजेस मेक रिक्रूटमेंट बाय दिस मेथड इन मॉडर्न टाइम्स। बेसिकली आजकल जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाला है, थ्रू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये राइट नाउ काफी फेमस है बहुत मॉडर्न टाइम्स में। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कैंपस रिक्रूटमेंट। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है? कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, राइट, एंड प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड एंड नॉलेजेबल पर्सनल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और होता क्या है? जो बच्चे स्पेशलाइज्ड होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, न्यू होते हैं, यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, उन ऐसे एनर्जेटिक पर्सनल कहा जाते हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेस में जाते हैं। एंड द रिक्वायर्ड पर्सनल कैन रिक्रूटेड बाय ऑब्टेनिंग नेम्स फ्रॉम द हेड्स ऑफ द कंसर्न इंस्टीट्यूशन बाय कैंपस इंटरव्यू। और बेसिकली जो भी कंपनीज या जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं, वो उस इंस्टीट्यूशन के हेड से क्या करते हैं? जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनका नाम कलेक्ट कर लेंगे, और उनका बाद में क्या लेंगे? कैंपस इंटरव्यू। बाय द हेल्प ऑफ कैंपस इंटरव्यू दे रिक्रूट पर्सनल। क्लियर है इतना? सच प्लेसमेंट कैंप्स आर अरेंज एवरी ईयर एट वेरियस इंस्टीट्यूट्स लाइक IIM एंड IIT, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर है इतना? ये यहाँ पे ऐसी कैंपस इंटरव्यूज होते हैं। और ये जो मैंने 3 डेट लिखा, उसका रीजन क्या था? अगर आपको याद होगा, उस मूवी का एक सीन है जिसमें वो रुक जा, मुझे याद नहीं, हाँ, सरमन जोशी वाला एक सीन होगा, बहुत फेमस सीन है कि आप अपना जॉब रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ, बहुत मुश्किल से ये एटीट्यूड मुझे मिला है, 2 महीने बिस्तर पे पड़ा था, तब जाके ये मुझे समझ में आया।
वो वाला डायलॉग याद होगा, राइट। तो वो सिचुएशन क्या है, वो भी एक कैंपस इंटरव्यू। उसमें देखा होगा कि वो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, वहां पे इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू में बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उनको जॉब प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? तो ये आजकल का मॉडर्न टाइम में ये बहुत फेमस है। ओके, तो हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए? 3। नंबर वन में क्या था? एडवर्टाइजमेंट, जो मैंने बताया क्लासिफाइड न्यूज वाला। नंबर 2 में क्या था? नंबर 2 में था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो मैंने बताया कि आप 18 साल के ऊपर हो, अनएम्प्लॉयड हो, तो आप जाके एजेंसीज में लिखवा सकते हो अपना नाम। नंबर 3 है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो बड़ी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटीज होते हैं, वहां पे कैंपस इंटरव्यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना 3 इडियट्स। क्लियर है? उसके बाद नंबर 4 है थ्रू ट्रेड यूनियंस। कभी कभी कैसा होता है, जो ट्रेड यूनियंस वाले होते हैं ना, उनके पास भी लोगों के नाम होते हैं। तो अब इसको पढ़ते हैं एक बार। ट्रेड यूनियन मेक a list of employees of an organization sometimes when there is a less work or due to another reason। देखो सिचुएशन क्या होता है कि समटाइम्स कोई सिचुएशन, ये आ गया था लॉकडाउन, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज बंद होने लगी थी, तो इसमें क्या हुआ, when there is a less work or due to any other reason workers are retrenched। वर्कर्स को क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया था, हटा दिया गया था। and due to increase in workload whenever the needs arise for more employees। और जब भी सडनली वर्क इंक्रीज होता है, याद रखना, ड्यू टू इंक्रीज इन वर्क, जब भी वर्क इंक्रीज होगा, उनको ऐसा लगेगा कि भाई अराइज हो गया, नीड अराइज हो गया, किसकी? एम्प्लॉइज की। सच रिट्रेंच वर्कर कैन बी रिक्रूटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो क्या करेंगे, वो लोग कांटेक्ट करेंगे ट्रेड यूनियंस की, भाई आप उनको बुला लो यार, जरूरत है अभी, ठीक है, क्योंकि ट्रेड यूनियन को बोलेंगे तो आसानी से मिल जाएंगे, सामने से बुलाने जाएंगे तो बेचारे भाव खाएंगे और हमें भी तकलीफ होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, दिस ऑफन हैपेंस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज। बेसिकली ये दोनों नाम याद रखना। अक्सर टेक्सटाइल्स में और माइनिंग में ये प्रॉब्लम होती ही है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर वर्कलोड है ना, वो इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है, सिचुएशन चेंज होते रहते हैं, कभी तेजी है कभी मंदी, मतलब कभी कहते हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। तो ये सिचुएशंस की वजह से भाई टेक्सटाइल मार्केट्स में तो अक्सर होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। अब कॉन्ट्रैक्टर्स का मैं एग्जाम पढ़ाऊं उससे पहले मैं एक आपको यहाँ पे टॉपिक लिखता हूँ, अगर शायद याद आ जाए। शायद शायद किसी को याद आ जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या लिखा? TMKOC सोसाइटी रिनोवेशन। मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम रीड करते हैं इसमें क्या लिखा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन दिस सिस्टम अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन द बिजनेस एंटरप्राइज एंड द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ वर्कर्स। हम यहाँ पे किसी कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं भाई हमें कुछ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, आप उसकी सप्लाई करो। अब मैं एग्जांपल को समझा देता हूँ। एक कॉमेडी सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है, उसमें बेसिकली एक सीन है, मतलब एक एपिसोड है जहाँ पे सोसाइटी रिनोवेशन का काम स्टार्ट होता है। अगर आपको देखना हो तो आप सोसाइटी रिनोवेशन टाइप करोगे ना, सोसाइटी रिनोवेशन तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो आ जाता है, टेंशन नहीं लो। तो उसमें एक सिचुएशन क्या था, जब उनको सोसाइटी रिनोवेशन करवाना था, तो अब वो खुद तो करेंगे नहीं, उनको जरूरत पड़ेगी वर्कर्स की। अब वर्कर्स को कहाँ ढूंढने जाएंगे? तो वहां पे जाते कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट करते हैं, मिलता उनको, इसको बोलते हैं मुकादम, हिंदी में क्या बोलते हैं? मुकादम, या उस सीरियल में वर्ड यूज किया एक्चुअली मुकादम, उसको बोलते हैं। तो वो अपने आदमियों को लेकर आता है, 20-25 लोगों को लेकर आता है, अरेंज करता है, और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? वर्कर्स की, भाई मैं अरेंज कर दूंगा, टेंशन नहीं लो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू भी जब भी रिक्वायरमेंट्स होती है, हम अलग अलग इंप्लॉइज को, सॉरी अलग अलग वर्कर्स को, हाँ बेसिकली एक बात याद रखना है, इसमें ज्यादातर जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो लेबरर्स ही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी बड़े पोस्ट के लिए लोगों की जरूरत है, ज्यादातर लेबर वर्क करने वाले लोगों, मतलब काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर को हम कॉन्टेक्ट करते हैं। ओके, एक बार रीड करते हैं। In this system, a contract is made between the business enterprise and the contractor for the supply of a worker। फिर आगे लिखा है the contractor takes the responsibility of arranging workers। मतलब लेबरर्स की बात हो रही है। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? कॉन्ट्रैक्टर। the contractor is in the constant contract sorry द कॉन्ट्रैक्टर इज इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद द वेरियस टाइप्स ऑफ लेबरर्स। और आपको पता है जो वो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कंटिन्यू टच में रहता है, उनको अलग अलग जगह जॉब के लिए भेजता ही रहता है। सो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ही अरेंजेस फॉर लेबरर्स एट फेयर वेजेस। और वो जितना मतलब नॉर्मली मार्केट में रेट है, उसी रेट के अकॉर्डिंग वेजेस, मतलब उसी वेजेस के अकॉर्डिंग वर्कर्स का अरेंजमेंट करता है। अगर वो सीरियल आपने देखा होगा तो डेफिनेटली आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं देखा तो ऐसा नहीं क्लियर नहीं होगा, तो भी अपने अपने लाइफ में देखा होगा, कहीं भी आप आते जाते होंगे तो कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे वर्कर्स है ना, वो सुबह थैला लेके
खड़े रहते हैं, फिर बाद में गाड़ी आती है, फिर वो गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। ऐसा तो डेफिनेटली आपने ये सीन देखा होगा। तो ये वही वाला सीन है कि कॉन्ट्रैक्टर उनके कॉन्टेक्ट में, तो जब भी रिक्वायरमेंट होती है वो वहां पे लेके चले जाते हैं उनको। एंड दिस, और ये नॉर्मली बेसिक होता कब है? दिस ऑफन हैपेंस विद वर्कर फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम जहां पे होता है, जहां पे माइनिंग इंडस्ट्रीज होता है या टी प्लांटेशन होता है, ऐसी प्लेसेस पे बेसिकली इस मेथड से वर्कर्स का अरेंजमेंट होता है। इन दिस मेथड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर्स बीइंग एक्सप्लॉइटेड। हाँ भाई, ये नेगेटिव है कि ऐसी जगहों पे नॉर्मली एक्सप्लॉइटेशन भी होता है, क्योंकि हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सारा पैसा खा जाए या आधा ज्यादा पैसा वही रख ले कमीशन के तौर पे। एंड जनरली अनस्किल्ड लेबरर्स आर सप्लाइड बाय दिस मेथड, और बेसिकली ये जो वर्कर्स होते हैं ज्यादातर कैसे होते हैं? अनस्किल्ड होते हैं। क्लियर है? सो अनस्किल्ड लेबरर्स आर सप्लाइड बाय दिस मेथड। क्लियर है इतना? तो ये टॉपिक में क्या समझा हम लोग ने थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स में, कि जब भी बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्राइजेस में वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कांटेक्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, और कॉन्ट्रैक्ट की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वर्कर्स का वो अरेंजमेंट करेगा। और वर्कर्स का अरेंजमेंट वो क्यों कर पाता है? क्योंकि वो कंटिन्यू के टच में होता है और फेयर वेजेस पे कर लेता है। तो बेसिकली कहाँ पे जरूरत पड़ती है ऐसे वर्कर्स की? तो कंस्ट्रक्शन का काम जो होता है, माइनिंग इंडस्ट्रीज होता है। अगर आपने देखा होगा आपके आसपास कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही होगी, तो वहां पे जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं ना, वो अक्सर चेंज होते रहते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ वर्कर्स सेम होते हैं, कुछ वर्कर्स चेंज होते रहते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो वर्कर्स चेंज क्यों होते हैं? क्योंकि आज वो नहीं आया तो उसकी जगह पे कोई और मिल गया, तो किसी और को लेकर आ गए। क्लियर है? जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यही करता है। बात समझ में आया? क्लियर है? आपका नेक्स्ट पॉइंट है रिक्रूटमेंट एट द गेट। अब गेट पर कैसा रिक्रूटमेंट है? जो फैक्ट्रीज होती है ना, जहां पे फैक्ट्रीज होती है, अक्सर वो लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री के गेट पर एक नोटिस से चिपका देंगे। ठीक है? नोटिस में लिख देंगे भाई हमें ये आदमी चाहिए, ये काम करने वाला कोई पर्सन चाहिए। तो जो उस काम के काबिल होता है वो जाके अप्लाई कर देता है। सबसे सिंपल तरीका है। वर्कर्स कैन बी रिक्रूटेड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस बाय प्लेसिंग अ नोटिस एट द फैक्ट्री गेट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट एट द गेट। इसलिए इसका नाम क्या है? रिक्रूटमेंट एट द गेट, यानी गेट पे ही वो नोटिस चिपका देते हैं। जैसे मैं आपको एक एरिया बताता हूँ, जैसे अगर आप कभी जीआईडीसी है, पांडेसरा में, सूरत में है, मैं बता भी देता हूँ, अगर कभी मन करे तो घूम लेना, नहीं घूमना हालांकि ठीक है, आप कहीं बाहर रहते हो तो कहाँ से घूम पाओगे, लेकिन आपके एरिया में भी कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज होंगी। तो अगर फैक्ट्रीज में आप जाकर देखो, जहाँ पे जैसे ऐसे एक में एक दो फैक्ट्री, जहाँ पे 100-150 फैक्ट्रीज होती है ना, अब अक्सर उनके गेट्स पे अक्सर देखोगे ये वर्कर चाहिए, ये आदमी चाहिए, ये काम करने वाले लोग चाहिए, ऐसा लिखा रहता है। सो दिस मेथड इज मोर सुटेबल फॉर डेली वेजेस, और ज्यादातर बेसिकली ये यूजफुल किसके लिए? डेली वेजेस के लिए। क्लियर है इतना? तो ये पॉइंट हमारा रिक्रूटमेंट एट द गेट। द लास्ट वन इज द मॉडर्न मेथड। याद होगा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने बताया था मॉडर्न मेथड्स में क्या है। हमने देखा उसमें ट्रेडिशनल मॉडर्न दो है। ट्रेडिशनल में न्यूज़पेपर्स है, बिजनेस जर्नल्स है, और ये हमारा क्या था, पीरियोडिकल्स था, राइट। और मॉडर्न मेथड्स में क्या? ऑनलाइन वाला। तो वही है यहाँ पे देखो, इन मॉडर्न टाइम्स रिक्रूटमेंट कैन बी मेड बाय यूज ऑफ इंटरनेट। याद रखना मॉडर्न में कौन सा वाला है? इंटरनेट वाला है। वेरियस एजेंसीज रजिस्टर द बायोडेटा ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स ऑन देयर वेबसाइट। मैं तुम्हें बताता हूँ, आप अगर गूगल करोगे ना जॉब सर्च के लिए, आप सर्च करो जॉब, राइट। जैसे मैं एक बार ट्राई किया है मैंने, जॉब फॉर टीचिंग, तो जस्ट डायल करके है, बहुत सारे ऐसे हैं, तो उसमें ऐसे आ जाता है। तो उसमें आपको क्या करना होगा? अपना एड और नाम जो भी डिटेल है वो आपको उसमें ऐड कर देना होगा। फिर क्या होता है, आप अपना जब डिटेल्स है सारी चीज उसमें ऐड कर देते हो तो वो वेबसाइट है, राइट। तो वो क्या है? वेबसाइट है। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, वेरियस एजेंसीज register the biodata of prospective candidates on their websites whenever there is a vacancy. These agencies or the business units can use this facility to get the required candidates. और होता क्या है कि ये जिन लोगों का नाम हम लोग उस वेबसाइट पे लिखा होता है, जैसे मेरी फ्रेंड है उसने ऐसा ट्राई किया था, तो उसने एक स्कूल के लिए अप्लाई किया था, स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो जो वहाँ पे वेबसाइट थी, उस वेबसाइट पे अपना नाम उसने डिटेल दिया था। फिर उन लोगों ने किसी जगह पे भेजा होगा, बाद में वहां से उसको कॉल आया था कि भाई आपकी जॉब के लिए आपको कॉल मिलेगा, इंटरव्यू, वहाँ पे आपकी सैलरी इतनी होगी, लेकिन उसमें समय 50% चाहिए होगा, राइट। 2 महीने तक 50-50% में चाहिए होगा। तो ऐसी एजेंसीज भी होती हैं। फॉर दिस ऑल द प्रोसीजर आर डन ऑनलाइन, लाइक एप्लीकेशन, एग्जाम, रिजल्ट्स एंड अपॉइंटमेंट्स। In this method, the candidates can take maximum benefit if he is well versed with the computers and the internet. हाँ, बेसिकली ये सब बेनिफिट कब होगा? जब आप टेक्नोलॉजी के साथ कंटिन्यू टच में हो, ताकि आपको पता रहे कैसे रजिस्टर करना है, कैसे क्या करना है। जनरली दिस मेथड इज सुटेबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉइज, जो पढ़े लिखे, जैसे मैंने बोला टीचर के जॉब के लिए उसने किया था, तो टीचर का मतलब स्किल हो गया ना, पढ़े लिखे लोग हैं भाई वो लोग। ओके, स्किल एम्प्लॉइज के लिए। बात समझ में आया? क्लियर है? एक बार इसको वापस समझ लेते हैं क्या है। तो मॉडर्न मेथड, मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है कि इंटरनेट का यूज करके वो लोग अलग अलग लोगों का मतलब वेबसाइट्स पे अलग अलग एजेंसीज है, अपनी वेबसाइट्स पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो लोग कैंडिडेट्स को
ऐड करके रखते हैं। फिर होगा क्या कि जो भी बड़े बड़े बिजनेस इंटरप्राइजेस और बिजनेस यूनिट्स होते हैं, whenever they require people employees they contact these agencies, क्लियर है। उसके बाद एजेंसीज को कांटेक्ट करके वहां से लोगों को लेकर आते हैं, और इनका जो भी प्रोसीजर हो सबके सब कैसा होता है, ऑनलाइन होता है। क्लियर है, इतना बात समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका था सातवां मेथड, दैट इज मॉडर्न मेथड। क्लियर है, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से सुना। पहला क्या था, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मैंने एग्जांपल दिया न्यूज़पेपर वाला, जो क्लासिफाइड करके सेक्शन होता है। तो दूसरा था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। दूसरा क्या था, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या बताया था मैंने, प्राइवेट और गवर्नमेंट बहुत सारी एजेंसीज है जहां पे लोग 18+ होकर अपना रजिस्टर करवा लेते हैं। फिर से ध्यान से सुना, पहला क्या बोला मैंने, एडवर्टाइजमेंट। दूसरा क्या बोला मैंने, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, राइट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तीसरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया 3 इडियट का। चौथा ट्रेड यूनियंस, क्लियर है। पांचवा कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉबर्स, तो कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉबर्स में मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एग्जांपल दिया था। फिर छठा है रिक्रूटमेंट एट द गेट, मैंने फैक्ट्री का बताया था कि बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है जो गेट पे लगा देते हैं। सातवां है मॉडर्न मेथड, जिसमें इंटरनेट का वो टीचिंग का एग्जांपल दिया। क्लियर है इतना? तो आपको याद रखना टोटल कितने मेथड है, 7 मेथड्स है। ये क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है किसी भी टॉपिक में, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अपना सपोर्ट बनाए रखें, आप भी बढ़ो, मैं भी बढ़ो, साथ में बढ़े। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।